आपको बोर्ड दिख रहा है किशन? अब दिख अब रहा। अब दिख रहा है ना? ठीक है। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द ऑन द रेजिस्टर। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय रो. So its definition is the property of a substance by virtue of it opposes the flow of electric current through it. Okay, so electrical resistance की क्या definition है? The property of a substance by virtue of which it opposes the flow of electric current through it. तो लास्ट क्लास में हमने एक डेरिवेशन किया था that I is equal to n e square a tau divide by 2ml into v. याद है किशन? ये फॉर्मूला हमारा आया था, याद है ना? विच वॉज I इज इक्वल टू v बाय r था ये. ठीक है, ऐसे ही था ना? दिस वॉज इक्वल टू 1 बाय r. सो r इज इक्वल टू 2ml डिवाइड बाय n e स्क्वायर a टो. दिस वॉज रेजिस्टेंस. अब इधर आप देखिए दैट दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A. ये L है, ये A है. तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लिखती हूँ R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो यहाँ पर रो की कौन सी टर्म हो गई? रो की टर्म हो गई दिस 2m डिवाइड बाय n e स्क्वायर ml. तो भी इसमें ऐड हो जाएगा. सो R कैन बी रिटन एज 2ml डिवाइड बाय n e square tau divide by A, and this 2ml n e square tau is nothing but this is resistivity, this is rho. So R can be written as R is equal to, ये एक्सप्रेशन तो मैंने कल बता दिया था ना क्लास में. R is equal to रो L by A क्वेश्चन. यस मैम, ये मैंने बताया था. ठीक है, एंड rho is equal to here 2m divide by n e square 2. Okay, this is the constant. ठीक है, ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है ना, ये कांस्टेंट होती है. ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है R और ये रेजिस्टिविटी है. रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि एक जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी इज रो, बट R क्या है? R डिपेंड करेगा जो भी हम डिवाइसेस या जो भी एक्टिव एलिमेंट या पैसिव एलिमेंट जो हम लगाते हैं सर्किट में. ठीक है, R हम डिसाइड करते हैं, लेकिन रो एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, सो वी कैन नॉट चेंज इट. ओके, सो V इज इक्वल टू आई आर, वी नो दैट, है ना? सो V कैन बी रिटन एज I रो L बाई A, क्योंकि मैंने R की जगह रो L बाई A रख दिया है ना. ठीक है, सो V इज इक्वल टू, and V by L can be written as I by A into rho. तो I by की A क्या होता है किशन? कल हमने पढ़ा था. What is I by A? V by L is equal to I by A divide by into rho. So I by A ये नहीं था. J is equal to current density was J is equal to I divide by A. पढ़ा था ना, याद है कि नहीं यस किशन? मैम,
अरे हाँ ना तो बोलो, तुम एक ही हो भाई, बोलना ही पड़ेगा। हम बोला था आवाज नहीं आई। हाँ थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो आई बाई ए कैन बी रिटन एज जे रो, ठीक है, एंड वी बाई एल कैन बी रिटन एज, वी बाई एल को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ N क्वेश्चन वी बाई एल को? N2 अरे ई नहीं लिख सकती क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई डी। हाँ ई लेंथ ही तो है, मैं इसको लिख सकती हूँ ना यहाँ पे ऐसे, वी बाई एल। सो आई यस कैन मैम राइट ई इज इक्वल टू जे रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस जे रो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, ओके ना किशन? ओके मैम सो रो इज रेजिस्टिविटी एंड इट्स ऑपोजिट इज सिग्मा। रेजिस्टिविटी है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? कंडक्टिविटी, है ना? इट्स ऑपोजिट इज कंडक्टिविटी, सो 1/रो इज इक्वल टू सिग्मा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जे बाय सिग्मा, ठीक है, एंड जे इज इक्वल टू ई सिग्मा। रो सिग्मा इज कंडक्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी हियर, ठीक है, इतना क्लियर है किशन? यस मैम ठीक है, now we are going to study effect of stretching on wire, effect of stretching on wire of resistance। एक वायर है मेरे पास, ठीक है, अब वायर में रेजिस्टेंस है, जब मैं उस वायर को स्ट्रेच कर देती हूँ तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये वायर है, मैम रेजिस्टेंस कम हो जाएगी उसके साथ। ओके, कौन आ गया? ये योगेश है क्या? यस मैम। ठीक है, हाँ ठीक, सही बोल रहे हो। सो दिस इज वायर, अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच कर रही हूँ तो क्या हो रहा है? उस पे उसकी लेंथ बढ़ रही है ना? और एरिया लेंथ कम हो बढ़ रहा रही है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है। मतलब इसको जब मैंने स्ट्रेच किया, अगर ये इसकी लेंथ एल थी पहले, स्ट्रेच करने के बाद इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, इतना हो गया मान लो, एंड लेंथ हैज इंक्रीज्ड, सो एल डैश, और एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया कम, ठीक है। सपोज दिस इज ए, सो दिस विल बी ए डैश, सो दिस इज न्यू एंड दिस इज ओल्ड। इसके हिसाब से रेजिस्टेंस क्या होगा? रो एल बाई ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और इसके हिसाब से क्या होगा? रो एल डैश बाई ए डैश। अब एक बात बताओ, जो मैंने वायर को स्ट्रेच किया, तो वायर की जो डेंसिटी है वो तो सेम रहेगी ना? वायर की जो डेंसिटी है वो तो सेम रहेगी। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, है ना? और वायर का एरिया और लेंथ उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, बट पहले जो उसकी डेंसिटी है या पहले उसका जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस ओनली चेंज होंगे, लेकिन डेंसिटी सेम रहेगी, वॉल्यूम। तो मैं अगर लिखती हूँ दैट बिफोर डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो दोनों का सेम है ना, ये कांस्टेंट है, इसका कंटेंट तो सेम रहेगा, बस डायमेंशंस चेंज हो गई है, लेंथ बढ़ गई है, एरिया घट गया है, ठीक है। सो ये मास बाय वॉल्यूम, इधर भी मास बाय वॉल्यूम, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम बचता है ओनली इधर। तो इसके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आई कैन राइट इट, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश। यस और नो? बिफोर एंड आफ्टर डेंसिटी यस मैम लिख सकते हैं ना?
सो यहाँ पर रेजिस्टेंस, सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2। पहले जो स्ट्रेच करने से पहले जो रेजिस्टेंस था दैट वाज R1, स्ट्रेच करने के बाद जो रेजिस्टेंस है दैट इज R2। तो इधर क्या हो जाएगा, रो L1 बाई A1 इज इक्वल टू, इनको 1 1 लिख लो, ठीक है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, और इसको AL लिख लो। सो इधर रो L बाई A, दिस इज R2 एंड दिस इज R1। ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला आफ्टर स्ट्रेचिंग। अब इन दोनों का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब आपको गिवन होगा कि इतने से मैंने इतनी क्वांटिटी से वायर को स्ट्रेच कर दिया, तो अब इसमें कितना चेंज आया रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो देखो हम लिख सकते हैं, अब उनका अगर रेशियो फाइंड आउट करते हो, R1 was रो L1 by A1, R2 was रो L2 by A2, and if I am finding ratio of them, R2 by R1 is equal to RL2, रो L2 by A2 divide by रो L1 by A1। रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा, L2 by A2 इंटू A1 by L1, यही बन रहा है ना। अरे यस और नो, L2 by L1 इंटू A1 by A2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो R2 by R1 इसका फॉर्मूला क्या आता है, कैसे डिपेंडेंस है, L2 by L1 इंटू A1 by A2, ये डिपेंडेंस होगी R2 by R1 की, ठीक है। और अगर मैं इसको A को लिखना चाहूं, मतलब A को मैं लेंथ में मैम, हाँ बोलो। मैम पहली बात तो रो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मटेरियल और टेम्परेचर सबका सेम है दोनों का, हाँ हाँ, R1 और R2 का। और दूसरी बात, इसमें फिर हम वॉल्यूम से नहीं निकाल लेंगे क्या सिलेंडर के वॉल्यूम से कि पाई आर स्क्वायर एच की उसकी एक लेंथ लेगी और एरिया ले लिया, तो हाँ जो वो, उनका प्रोपोर्शनैलिटी रहेगा यस उससे वो यस, रेजिस्टेंस होगा। वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट। पहले मैं आपको एक जनरल तरीका बता रही हूँ। अब ए तो मान लो आपको अगर सर्कुलर वायर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको रेक्टेंगुलर दे दिया, वो भी तो चेंज कर सकते हैं ना, कि वायर भी तो चेंज कर सकते हैं। तो पहले आपको एक जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर एरिया तो आप पुट कर ही लोगी जो भी आपको शेप गिवन होगी। सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर है तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, L इंटू बी, एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पहले ये जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिस इज जनरल फॉर्मूला, उसके बाद आप पुट करोगे। अब मैं रेडियस वाले फॉर्मेट पे भी आ रही हूँ कि जब रेडियस गिवन होगी तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। अगर रेडियस गिवन है तो R2 by R1 कैन बी रिटन एज A1 by A2, ठीक है, एंड ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड विच कैन बी रिटन एज पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई पाई R2 स्क्वायर और उसकी पावर 2। सो इट कैन बी रिटन एज पाई से पाई कैंसिल आउट, R1 डिवाइड बाई R2 की पावर 4। तो ये रेशियो हो जाएगा R2 बाई R1 का, अगर आपको रेडियस की टर्म में गिवन है, ठीक है। यही कह रहे थे ना आप योगेश? यस मैम। हाँ, क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। एक क्वेश्चन करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 20 ओम। एक वायर का रेजिस्टेंस आपको 20 ओम गिवन है। इट इज स्ट्रेस्ड अप टू 3 times. It is stretched up to 3 times of its length. Then find new resistance of the wire. क्या करेंगे? मैम एक मिनट आंसर बता रहा हूँ। हाँ जी,
मैम 180 ओम। यस, आंसर इज 180 ओम। A1 बाई A2 इज इक्वल टू 1/3 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो R क्या होता है मेरा, R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1, ये फॉर्मूला होता है। एंड L1 बाई L2 का क्या रेशियो था, पहले L1 था, बाद में क्या हो गया L2, 3L1 हो गया, इंटू A2 बाई A1, A1 बाई A2 इट इज 1/3, ये कैंसिल हो गया, सो इट इज 1/9, ये A2 बाई A1 होगा, ठीक है। सो R1 बाई R2 का रेशियो कितना आया, 1/9। R1 आपको गिवन है 20, डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 1/9, सो R2 इज इक्वल टू 180 ओम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, ठीक है। रेजिस्टेंस इज R एंड वायर इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस, वायर इज stretched that its length is doubled, लेंथ डबल हो गई, तो कैसे निकालेंगे, निकालो आंसर। सेम है, रेजिस्टेंस R गिवन है, R डैश आपको निकालना है, ठीक है। R डैश जब इस वायर को स्ट्रेच करने पे कितनी आ रही है वो आपको फाइंड आउट करनी है, और वायर को डबल ऑफ इट्स लेंथ स्ट्रेच किया है, फाइंड आउट इट्स आंसर। स्क्रीन स्टक तो नहीं हो रही है? मैम मेरा तो पिछले क्वेश्चन पे स्टक था। क्या? मैम पिछला क्वेश्चन ही शो हो रहा है मैम। अच्छा अब हो गया, अच्छा, अब हो गया ना, हाँ। ठीक है, निकालो मैम इसका आंसर। आंसर होगा न्यू आर 4R होगा, R 4R होगा। R डैश इज इक्वल टू 4R आ रहा है, हाँ ठीक है। तो इन चीजों से आपको एक जनरल फॉर्मूला क्या मिल रहा है, अगर आप एक जनरल फॉर्मूला देख रहे हो, मैम बाय स्प्लिटिंग अगर हो रहा है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा जितना R टाइम डैश हो रही है इक्वल बाय। टू N स्क्वायर R, है ना। N क्या है, किस क्वांटिटी तक लेंथ को बढ़ाया गया है, अमाउंट ऑफ लेंथ आफ्टर स्ट्रेच, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R। नेक्स्ट, कैसे है कलर कोड, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। आपने रियल लाइफ में रेजिस्टेंस देखे हैं क्या, आप लोगों ने रियल लाइफ में रेजिस्टेंस देखे हैं क्या? यस मैम देखे हैं मैम। देखा है, हाँ कहाँ पर देख लिया? चार्जर के बोर्ड में, रिमोट के बोर्ड में। वो चार्जर के अंदर के इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं होते क्या, उस सर्किट में। पहचाना कैसे कि ये रेजिस्टेंस ही है? वो तो बस पता चल जाता है ऐसे, मतलब इतना तो। इतना तो पता चल ही जाता है, हाँ इतना पता चल जाता है तुम्हें इस लेवल पे, इट मींस तुम्हें बहुत कुछ पता है ना। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। क्या लिखा है मैंने स्क्रीन पे,
पढ़ के बताओ क्या लिखा है। मैम फॉर्मूला ही दिख रहा है, अभी तो जनरल फॉर्मूले वाली स्क्रीन है। बीबी रॉय ग्रेट वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, ये लिखा है। ये ट्रिक है याद करने की किस सीक्वेंस में है। ठीक है, तो मैं मैम ये दिख नहीं रही। दिख नहीं रहा। नहीं, ये वाली स्लाइड नहीं दिख रही, पिछले वो फॉर्मूले वाली दिख रही है। फॉर्मूले वाली दिख रही है। ठीक है, अभी दिखेगी। आप दिख गई थी। अब हाँ दिख गई ना। यस मैम। याद रखने का तरीका है, ये एक निमोनिक है। ठीक है, मतलब एक ट्रिक है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो देखो। इधर पहले कलर लिखेंगे, देन नंबर, देन मल्टीप्लायर, देन टॉलरेंस। ठीक है, सो कलर कोड में आप ये नोट डाउन कर लो, फिर ये टेबल में नेक्स्ट पेज भी बनाऊं, क्योंकि वो हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। आप ये नोट डाउन कर लो। कर लिया आपने नोट डाउन? ये तो लिख लो क्वेश्चन प्लीज, ओके मैम। जल्दी लिखो। योगेश, आर यू देयर? यस मैम। क्या कर रहा है, या फिर ऑन करके बैठा हुआ है? हाँ, हो गया। ठीक है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे बना रही हूँ। दिल्ली में बारिश हो रही है क्या? आज तो नहीं हो रही। कल हुई थी। मौसम कैसा है? अभी भी गर्मी है? हाँ अब तो गर्म ही है, कल थोड़ा ठीक था और बूंद आई थी दोपहर में, और परसों हाँ, आई थी बारिश। इधर तो सुबह सुबह बहुत तेज बारिश आई है, कहाँ पे? हरियाणा में। अच्छा, आप गाँव में? हम्म। अच्छा, मजे लो बारिश। मजे? हाँ ये मैम, कैसे बारिश होते हैं? बड़ा अच्छा मौसम होता है ना। हाँ हाँ, मौसम तो देख नहीं पा रहे हैं बाहर निकल के। हम बाहर बैठे क्लास लिया करो छत पर। क्लास लेनी पड़ रही है ना मुझे। हाँ, छत पर बैठ के लिया करो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, बारिश इतनी तेज हो रही है, लैपटॉप वगैरह सब भीगेगा, नो नेटवर्क कनेक्टिविटी, वैसे ही इतनी प्रॉब्लम होती है। मैम दूसरा आ जाए लैपटॉप की, बहुत पैसा। दूसरा ही लिया है मैंने, अभी जस्ट न्यू लैपटॉप लिया है। कोई नहीं मैम, दोबारा आ जाए। जस्ट फॉर यू पीपल ओनली, मैम अंडरस्टैंड? हम भी कहेंगे, हमने भी क्लास लेने के लिए अभी नया फोन लिया। ले लिया सच में? नहीं मैम, पहले से मतलब क्लास लेने के लिए लिया है वैसे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो करना ही पड़ेगा ना इतना तो। जो मैं लिख रही हूँ दिख रहा है? यस मैम, टेबल बना रहे हो ना एक कलर कोड की। टेबल बना रही हूँ मैं, कलर कोड की टेबल बना रही हूँ। ये वाली चीज बड़ी मजेदार है वैसे। साथ साथ बनाते रहो ये तुम लोग। सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन, जीरो, वन,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ठीक है, these are number. अब multiply 10 raised to power 0, 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, 10 raised to power 4, 5, 6, 7, 8, 10 raised to power 9, 10 raised to power -1, 10 raised to power -2. And tolerance 3 सिर्फ 3 नंबर्स की होती है, दैट इज गोल्ड के लिए +-5%, +-10% एंड +-20%. ठीक है, एक मिनट इसको और क्लियर करते हैं. ये इसके साथ है, ये 10 raised to power 1 के साथ है, ये 10 raised to power 2 के साथ है, 10 raised to power 3, 10 raised to power 4, 10 raised to power 5, 6. ये एरो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा किसके साथ है. ये मैंने कलर से कनेक्ट कर दिया है, फिर ये नंबर है और इस नंबर को मैंने मल्टीप्लायर के साथ कनेक्ट कर दिया है. ठीक है, मैम मेरे को तो याद है? हाँ हो गया अब याद. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड सीधा सिल्वर से तो है. सिल्वर के साथ है 10 raised to power -2. ठीक है, एंड टॉलरेंस इज फॉर, दिस इज फॉर व्हाइट, दिस इज फॉर सॉरी दिस इज फॉर गोल्ड. गोल्ड के लिए होती है 5% is for gold, 10% is for silver, and when there is no color it means 20%. ठीक है, so this is its table. अब देखो रेजिस्टेंस बना होता है ऐसा, 4 कलर होते हैं उसमें, 1 हम भी 4 लेंगे, फिर कलर 2, नंबर 3 एंड 4. ठीक है, ऐसे 4 कलर बने होंगे, 1, 2, 3, 4. तो कैसे करते हैं क्वेश्चन बताओ, कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू? मैम पहले हम नंबर लेते हैं जो 1 2 3 4 में से कलर को देख के, हाँ, और सेकंड के लिए भी यही, और फिर उसके बाद हम लेते हैं पावर मल्टीप्लाई, और उसके बाद हम टॉलरेंस लेते हैं. ठीक है, जो मैंने ये रेजिस्टेंस बनाया है इनके कलर के हिसाब से क्या वैल्यू आएगी इसकी, चलो बताओ. इसके हिसाब से क्या वैल्यू आएगी? फर्स्ट कलर आई एम राइटिंग इट इज ब्लू, सेकंड इज ग्रीन, थर्ड इज रेड, 65 into 10 की पावर 2 इज गोल्ड. ब्लू के लिए कौन सा कलर लेंगे, सॉरी कौन सा नंबर लेंगे? 7 वो 6 6. 65 into 10 की पावर 2 into में फिर वो प्लस माइनस 5%. वेरी गुड. एंड इसमें इसकी यूनिट लगाना मत भूलना, दैट इज ओम. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं. ये क्लियर है? योगेश है क्लास में? यस मैम. योगेश सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तुम लोग अब क्लास में भी ऐसे ही करने वाले हो क्या, वाला क्लास में भी नहीं आओगे? कौन सी क्लास में? अरे ऑफलाइन स्कूल. तो उसमें तो आना ही पड़ेगा ना अटेंडेंस के लिए, अदरवाइज तुम लोग क्या करते हो? अदरवाइज हम छुट्टी कर. आई हफ्ते में वांट सिर्फ टू एक
अगर सारी क्लास यहाँ पर नहीं है तो क्या कर रहे हैं वो लोग? तो वो तो मैम उनको पता होगा ना जो कर रहे हैं। अगर तुम नहीं आते तो तुम क्या करते हो? मैम हम नहीं आते तो हम गेम खेल लेते हैं या फिर अपना कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे मन जो कर रहा होता है। अच्छा। कई बार कई बार ये होता है, जैसे अब मैं केमिस्ट्री क्लास नहीं लेता रोज, हम्म। मुझे समझ ही नहीं आता कुछ, इससे बढ़िया मैं घर पर गेम खेलूँ या लेक्चर देखूँ अपना कोई यूट्यूब से। कौन सी क्लास नहीं लेता? केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री की कौन, प्रवीण मैम पढ़ाते हैं ना? हाँ। उनका समझ नहीं आता? तो जैसे हमने कैपेसिटर्स पढ़े थे, कैपेसिटर्स आर इन, कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में थे। सिमिलरली यहाँ पर रेजिस्टेंस भी सीरीज और पैरेलल में होंगे, लेकिन ये ऑपोजिट होंगे। अगर सीरीज में होगा तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? दिस इज R1 प्लस R2 डायरेक्ट, ठीक है। और अगर पैरेलल में हुआ तो कैसे होगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. So it can be written as R2 plus R1 divided by R1 into R2, and it is 1/R equivalent, and R equivalent can be written as R1 R2 divided by R1 plus R2. ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेसिप्रोकल से करते हैं। तो ये होता है कॉम्बिनेशन। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है, जितना भी जाएगा यहां तक। और करंट क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? व्हाट हैपेंस टू द करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन? मैम सेम रहता है सारे करंट इज रजिस्टर। सेम। व्हाट अबाउट वोल्टेज? वोल्ट डिफरेंट होता है। वोल्टेज में डिफर, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंट होती है। एंड अगर मैं लिखूं दैट फॉर n रजिस्टर्स, इक्विवेलेंट क्या होगा? R इक्विवेलेंट फॉर n रेजिस्टेंस are in series, then what can I write? That R equivalent is equal to R1 plus R2 plus till NR, ठीक है, n टर्म तक है, तो वो क्या हो जाएगा? NR, just multiply by that number into value of R. So this is equal to R equivalent, that is NR. Similarly पैरेलल में क्या हो जाएगा? पैरेलल में मल्टीप्लाई, और इसमें डायरेक्ट ऐड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर पैरेलल में होगा तो डिवाइड हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R by N, ऐसे होगा ना? ठीक है। यस सर। अब करंट सीरीज में करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट, ठीक है। सो V डिवाइड बाय R1 प्लस R2 आई कैन राइट। सीरीज में V डिवाइड बाय R1 प्लस R2 हो गया ना, मतलब करंट यहाँ पर क्या कर रहा है? करंट इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट एंड V इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जस्ट मैंने R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दी है, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस R1 एंड R2, हाउ आई विल फाइंड आउट? कैसे करूंगी? सिंपल है, सबसे पहले वोल्टेज निकालो, वोल्टेज अक्रॉस R1 और it is in series, that is V1 is equal to IR1 and V R1 divided by R1 plus R2, ठीक है। and across R2 is equal to V2 is equal to IR2, and ये I की वैल्यू रखी है मैंने V डिवाइड बाई R1 प्लस R2, जो हमने अभी फाइंड आउट की थी। I की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना प्रीवियस में,
ये वाली, हाँ ये मैंने रखी है यहाँ पर। स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो मैम। अभी नहीं आ रही ना? नो। सिमिलरली यहाँ पर अगर V2 के लिए लिखती हूँ मैं, तो I ये हो जाएगा V डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू R2। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिफरेंट रेजिस्टर्स विच इज R1 एंड R2। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, जो आपको रेजिस्टेंसेस गिवन है उसका ये R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, मतलब पहले करंट निकालो और उसको R1 और R2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एंड इफ R1 इज इक्वल टू R2, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा? इफ R1 इज इक्वल टू R2 देन V बाय R इज इक्वल टू 2R हो जाएगा, है ना? R1 प्लस R2, यस मैम। it will give 2R. So R से R cancel, so voltage will be half in both the resistors. अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, then voltage will be divided in equal half. ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है, सीरीज में अगर करंट सेम था तो इसमें क्या वोल्टेज सेम हो जाएगी? करंट डिफरेंट हो जाएगा, करंट डिवाइड होता है ना इसमें, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। अरे यस हाँ मैम। ना, जो सीरीज में होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा इधर। दिस इज V, दिस इज R1, दिस इज R2 and current is going in this direction I. So current will be divided in both the branches, that is I1 and I2. But voltage across both the resistance will be same. ये V होगी, इधर भी होगी, क्योंकि ये इस वोल्टेज के पैरेलल में है। ठीक है, समझ में आ गई बात? नाउ आई कैन राइट एज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड V बाई, अगर मैं टोटल लिखती हूँ I, देन इट कैन बी रिटन एज V बाई R, और V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। इस टर्म में मैंने लिखा, ठीक है, एंड V कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू I1 R1 विच इज I1 इज इक्वल टू V बाई R1। ये मैंने इससे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और इसके लिए I2 के लिए क्या लिख सकती हूँ? I2 इज इक्वल टू, सॉरी ये R1 होगा, V बाई R2, दिस इज I2। तो मैंने इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दी, और टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी? I1 प्लस I2। सो फ्रॉम हेयर आई कैन राइट दैट V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 बाई R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। समझ में आ रही है बात? सो Yes, ma'am. this is the formula for the parallel combination to find equivalent resistance। यहां से ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, क्योंकि इधर करंट जो है वो डिफर करेगा। करंट जो टोटल करंट है दैट विल बी ड्रॉप्ड इन द रेजिस्टेंसेस, तो टोटल सम तो वैल्यू सेम ही रहेगी ना, आई जितना गया है उतना ही बाहर निकलेगा, सिर्फ इसमें क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो मैंने करंट को इस फॉर्म में लिखा, एंड देन इस फॉर्म से मुझे ये फॉर्मूला मिलता है। So here I can write R equivalent can be written as R1 R2 divided by R1 plus R2. And if n resistors are in this combination, if n resistances are in the combination, then R equivalent can be written as R by n। जितनी वैल्यू होगी n की उसको डिवाइड कर देंगे, सीरीज में होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर किशन? Yes, ma'am. क्लियर है? ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ।
क्या आंसर होगा इसका? आर इक्विवेलेंट। What is R equivalent here? 10/3. 10/3, because in parallel combination R dash is equal to R by N. तो यहाँ पर कितना है? N 1 2 3, और ये कंडीशन है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है, तब हम ये चीज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन टोटल R, जो हमें R इक्विवेलेंट मिलता है, that is greater than the largest value of R in the combination. कैपेसिटर में भी हुआ था ना? अरे हुआ था कि नहीं? सेम. Yes, ma'am. Total R is greater than the largest value of R in the combination, and in parallel क्या हो जाएगा? उल्टा इसका, that total R is less than the smallest value of R in the combination. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखने चाहिए आपको. दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल R is greater than the largest value of R in the combination, and in parallel combination total R, मतलब यहाँ पर मैं R equivalent की बात कर रही हूँ. R equivalent is less than the smallest value of R in the combination. Correct? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है ना? अब अगर मैं करंट डिवाइडर फॉर्मूला निकालूं, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट डिवाइडर, और सीरीज में क्या हो जाएगा? सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है तो उसको वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं. पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, उसको करंट डिवाइडर बोलते हैं. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? I is equal to I total is equal to V equivalent divide by R equivalent. ठीक है, सो V is equal to I into R equivalent. कितना आया था यहाँ पे? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. यहाँ तक बात क्लियर है. अब अगर मैं I1, अब अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग कंडक्टर करंट होगा, तो अगर एक रेजिस्टेंस, जो मैंने अभी पीछे सर्किट बनाया था जिसमें 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए थे, तो अगर मैं उसमें डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ I1 की, then the formula will be I is equal to V by R1. ठीक है, and V can be written as this, I into I divide by R1 and R1 into R2 divide by R1 plus R2, and this R1 gets cancelled out, so this is I R2 divide by R1 plus R2. ये ऐसे बता रहा है कि अगर तुम्हारे पास ये दो रजिस्टर है पैरेलल में, और इधर एक पोटेंशियल लगा हुआ है, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें करंट है टोटल I, ठीक है, एंड दिस इज R1 एंड दिस इज R2. तो अगर मैं, और इस ब्रांच में जा रहा है करंट I1, इस ब्रांच में जा रहा है I2, तो अगर मैं डायरेक्ट इसमें निकालना चाहूँ, मुझे टोटल करंट गिवन है, बट मुझे फाइंड आउट करना है कि R1 में कितना करंट गया, और R1 R2 की वैल्यू आपको पता है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट, मतलब आप घूम फिर के आओगे तो इसी फॉर्मूले पे, जो भी आप मेथड लगाओगे, जो भी आपको प्रीवियस नॉलेज है, आप आओगे इसी मेथड पे. लेकिन ये आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कि जो टोटल वैल्यू गिवन है इनटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये हो जाएगा. दिस इज नोन एज करंट डिवाइडर फॉर्मूला. सिमिलरली I2 का फॉर्मूला क्या होगा किशन? अगर मैं I2 का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो क्या होगा, बताओ, जल्दी बताओ. इसी रेजिस्टेंस के लिए, हाँ, I2 मतलब R2 में जो गया करंट, उसकी पूछ रही हूँ मैं, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? जैसे I1 के लिए क्या था? I इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. इसमें क्या हो जाएगा? I R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2.
तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन. इज इट क्लियर? यस मैम. हाँ, तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, चलो करो. 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए. स्क्रीन सही चल रही है ना? अभी तो I2 ही दिखा रहा है. I2 का फॉर्मूला भी नहीं लिखा हुआ. तो बोलता क्यों नहीं है भाई? करंट डिवाइडर फॉर्मूला वाली स्क्रीन दिख रही है? I1 I2 का फॉर्मूला जहां मैंने लिखा हुआ है. मैम पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली स्लाइड देखिए. कौन सी वाली? पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली. ये वाली. पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकाला हुआ है या क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है? अब क्या दिख रहा है? मैम मेरे को तो वही स्लाइड दिख रही है करंट डिवाइड फॉर्मूला में, और वो भी I2 का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर. इस तक है. आएगा आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा. बट I2 का फॉर्मूला आपको समझ तो आ गया ना कैसे निकालते हैं? यस मैम, लिखा हुआ भी आ गया आपको फॉर्मूला. आ गया? देख लो एक बार अच्छे से, निहार लो इसको. मैम निहार रखा हो तो आप. निहार रखा है? चलो फिर मैं नेक्स्ट. योगेश तुमको दिख गया? यस मैम. नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने कुछ बनाया हुआ है, वो दिख रहा है? हाँ दिख हाँ गया. एक डायग्राम है इसका. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स. हाँ 10 वोल्ट बैटरी है, 15 एम्पीयर करंट है. यस यस. फाइंड आउट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2. निकाल दो बेटा, निकाल दो. I1 I2 की वैल्यू निकालो. मैम बेस्ट. I1 नीचे वाला या I2 नीचे वाला? क्या? I1 नीचे वाला या I2 नीचे वाला? 2 ओम में जा रहा है दैट इज I1, 1 ओम में जा रहा है दैट इज I2. अच्छा. और 10 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है और टोटल करंट है 15 एम्पियर. मैम 2 ओम वाले में 5 एम्पियर जा रहा है और 1 ओम वाले में 10 एम्पियर जा रहा ठीक है. योगेश तुम्हारा भी यही आंसर है? यस मैम. ठीक है. वोल्टेज डिवाइडर से निकालो या वैसे निकालो, 1 ही मिनट लगनी है वैसे, है ना? सिंपल है ना? है. हाँ 2:1 में है ना ये. हाँ 2:1 में है. तो I1 इज इक्वल टू I टोटल I इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 एंड I2 इज इक्वल टू टोटल I इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. ये फॉर्मूला आप लगाओगे, I1 की वैल्यू आएगी 5 एम्पियर एंड I2 की वैल्यू आएगी 10 एम्पियर. ओके मैम. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी शॉर्ट सर्किट. कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट. क्या होता है शॉर्ट सर्किट? वोल्टेज ज्यादा हो जाती है एक सर्किट में, तो सर्किट क्या? ब्रेक हो जाता है. सर्किट ब्रेक हो जाता है, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? कुछ नहीं. कुछ नहीं. हमारे लिए सही रहता है शॉर्ट उससे सर्किट होना. लाइटें बंद हो जाती हैं. हमसे भी. मतलब डैमेज आती है चीजें, जैसे अगर एकदम से शॉर्ट सर्किट तो अप्लायंसेस भी खराब होते हैं. अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं, आग लग जाती है ना? मैम अभी बुरा तो नहीं सोचता. क्या नहीं होता? बुरा नहीं सोचता? सोच के चलना चाहिए ना. अभी मुखर्जी नगर में आग लगी थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में शॉर्ट सर्किट की वजह से. सोचो कितने बच्चे फंस गए थे. हाँ देखा था मैम, सारे देखा उतर था देते ना? हैं. बच्चे खिड़कियों से कूद रहे थे बेचारे. हाँ. हाँ. तो शॉर्ट सर्किट होता है कि मान लो एक रेजिस्टेंस है, एक मेरे पास स्लाइड दिख रही है ना, मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट. यस मैम. ठीक है.
एक ऐसे एक सर्किट है, उसको हम एक वोल्टेज दे रहे हैं V, ओके। नंबर हेडिंग पे इस तक हो। आ जाएगा, आ जाएगा। इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2 एंड R1 R2। अगर कोई सर्किट शॉर्ट होता है, इसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस अपनी पावर खो देता है। तो जितना भी करंट होगा, रेजिस्टेंस टर्न इनटू अ सिंपल वायर। रेजिस्टेंस जो होता है वो वायर में कन्वर्ट हो जाता है। जब बहुत हाई वोल्टेज आती है तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है, जो हमने एलिमेंट लगाया हुआ है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो जो सारा का सारा करंट है वो एक ही वायर के थ्रू क्रॉस होने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि बाकी रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे। बाकी रेजिस्टेंसेस जो है उनमें तो रेजिस्टेंस है, वो उसके थ्रू पास नहीं होने देगा, लेकिन वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सारा करंट उसमें से पास हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही अब्रप्टली, मतलब कि एकदम से अगर उसमें वोल्टेज पास करता है उस वायर के थ्रू, तो हमारे जो अप्लायंसेस है वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अस, नॉट गुड फॉर आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इससे आग भी लग सकती है एंड दिस इज हार्मफुल, ठीक है। सो दिस इज द शॉर्ट सर्किट फिनोमिना दैट this resistance turns into a wire। अब दिख रहा है मैंने बनाया हुआ जो? मेरे सेकंड केस आपने बनाया है, हाँ इसमें से वो प्लेन वायर में से करंट जाने की कोशिश करेगा। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ। मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, प्लेन वायर की तरह से जाने की कोशिश करेगा। मैम अब ये तो फिर ऐसे रेजिस्टेंस, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो फेल हो जाएगा, क्योंकि वायर के पास कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना। हाँ लेकिन वो इस केस में हो रहा है ना, जब बहुत हाई वोल्टेज उसको मिल रही है तो तो हाई, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना हाई नहीं होता कि उसको रोक पाए। नहीं मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल तो यही कहता है कि दोनों वायर में जाएगा, लेकिन हाँ, जब आप कह रहे हो कि हाई वोल्टेज होने के बाद तो सिर्फ एक सिंगल वायर में एक जाएगा से ही जिसका जाएगा। रेजिस्टेंस। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो ये लॉ, ऐसे तो लॉ तो फेल हो गया ना। हाँ हाँ, तो तभी तो होता है, तभी तो ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये कोई खुद का वो किया, इंड्यूस किया हुआ फिनोमेना थोड़े ना है, ये फेलियर ऑफ दिस एप्लीकेशन है, ये फेलियर है। मैम तो फिर तो जो मैम फिर तो इस रूल के हिसाब से ये भी होना चाहिए कि जैसे अगर R1 2 ओम है और हाँ R2 मान लो 50 ओम है, हाँ, तो सिर्फ 2 ओम वाले में करंट फ्लो करेगा और 50 ओम वाले में करेगा ही नहीं, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो बहुत हाई करेगा, मतलब। करेगा बट कुछ क्वांटिटी में, मतलब कम क्वांटिटी में करेगा। जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा उसमें से ज्यादा करेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन में लगाया है, इसके थ्रू करंट पास करेगा, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। मतलब I1 की वैल्यू फिर ज्यादा हो जाएगी, I2 की वैल्यू कम हो जाएगी, बट है तो वो वो तो कुछ ना। होगी, वो तो होगी रेसिस्टेंस के रेशियो की वजह से, लेकिन मतलब करंट तो पास होगा ना। करंट पास तब नहीं होगा जब R की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तब तुम कह सकते हो कि बिल्कुल नहीं करेगा। बट अगर R आप की वैल्यू यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 50 है, तो 2 में 2 के हिसाब से करेगा कि वो कितना करंट पास कर सकता है खुद के थ्रू, और 50 में मतलब 2 में ऑब्वियसली ज्यादा करंट फ्लो करेगा और 50 में कम करेगा। बट करेगा तो सही ना, ऐसे तो आप बोल ही नहीं सकते कि नहीं करेगा मैम। नहीं, जैसे हमने आपने कहा ना कि प्लेन वायर में कर रहा है और दूसरे वाली वायर में नहीं कर रहा है जिसमें R2 रेसिस्टेंस है, हाँ, तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि प्लेन उसमें कोई वायर में, रेसिस्टेंस प्लेन वायर में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ना। इसके लिए तो इसका रास्ता साफ है इधर से जाने के लिए, लेकिन इधर तो चाहे कम वो ही हो इसलिए चाहे। आर हाँ वन एक्स R1 वायर नहीं है, R1 एक्ट कर रहा है वायर की तरह, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत कम है। हाँ, ठीक है, तो मैंने भी तो वही किया कि R1 को 2 ओम लिया, बहुत कम है, और R2 को 50 ओम लिया, तो फिर तो 50 ओम में से पास ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ R1 में से पास होना चाहिए, ये बात कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो तुम उसको एक वैल्यू दे रहे हो ना कि मैम मैंने 2 ओम दे दिया, तो तब तो कर तो रहा है ना, तब भी मतलब कर तो तब भी रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि शॉर्ट सर्किट में ऐसा होता है कि ये सिंपल वायर है, तुम रेजिस्टेंस दे रहे हो और मैं वायर बोल रही हूँ, दोनों में डिफरेंस है।
मैम मैं आपने भी रेसिस्टेंस ही कहा था, आपने कहा था कि रेसिस्टेंस के पास इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज हो जाती है तो वोल्टेज से करंट प्रोड्यूस होगा, तो इतना हाँ ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाता है कि वो वायर की तरह एक्ट करने लग जाता है। रेसिस्टेंस तो आपने भी दिया ना उसको, तो मैं भी हाँ 2 ओम का रेसिस्टेंस उसको दे रहा हूँ, तो लेकिन हाँ। फिर भी करंट फ्लो नहीं, वो करंट फ्लो फिर 50 ओम में से नहीं करना चाहिए ना, वो उसी थ्योरी पे बात कर रहा हूँ ना मैं तो, ये थ्योरी अच्छा आपने शॉर्ट सर्किट में बताई है। अच्छा, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि मैम इसमें से फिर करेगा ही नहीं R2 में हाँ, से। मैं हाँ तो जैसे ये आपने कहा कि वो R1 बहुत छोटा था, तो उस वजह से उसके ऊपर करंट ज्यादा हो गया, और करंट ज्यादा होने की वजह से वो वायर की तरह करने लग गया, तो R2 में से कोई करंट फ्लो नहीं किया। उस केस में R की वैल्यू ये नहीं कि छोटी हो रही है, R की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो रही है। अगर वोल्टेज तुम बढ़ा रहे हो वो एक अलग केस है, और ये जो हम बात कर रहे हैं कि R की वैल्यू 2 है, वहां पर हमने फिक्स कर दिया है, हम अपने हिसाब से वोल्टेज दे रहे हैं, हमने अपने हिसाब से रेजिस्टेंस लगाया है। लेकिन ये जो कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ ये हमने सेट नहीं की हुई है, ठीक है। मैम जैसे ये घर में शॉर्ट सर्किट होता है, हाँ तो वहां तो रेजिस्टेंस फिक्स ही है ना, तो शॉर्ट सर्किट तो घर में भी हो रही है, थोड़ी ना क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट को। हो रही है, लेकिन वो किस कंडीशन में होती है, कब होती है, क्या वो डेली होती है? देरी नहीं होती है, जब मतलब डेली हाई नहीं होती, वोल्टेज आती है, करंट समटाइम्स का होती अमाउंट, है, हाँ समटाइम्स करंट का होती है अमाउंट जब, बढ़ जाता है। हाँ, फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज जब होता है तब होती है, कभी हाँ कभी होती है। तो मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ, और हमारे घरों में स्टेबलाइजर या फिर एमसीबी बोर्ड होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको जो फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज उसको ऑलरेडी स्टेबलाइज करके घर में आती है, ठीक है। आपके घर में भी अगर आप फ्रिज वगैरह लेते हो, पहले तो स्टेबलाइजर अलग लगाने पड़ते थे, वोल्टेज स्टेबलाइजर, लेकिन अब अप्लायंसेस के साथ इंटरनली स्टेबलाइजर लगे होते हैं, ठीक है, जो वो वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन क्रिएट होने से पहले ही रोक लेते हैं, ठीक है, तो हमारे अप्लायंसेस पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर इतना फ्लक्चुएशन हो गया, कभी कभी मान लो कि कभी बहुत डिम लाइट आ रही है, कभी बहुत तेज लाइट आ रही है, और वो उस टाइम पर अगर स्टेबलाइजर काम नहीं कर पाया, अगर स्टेबलाइजर जितनी वोल्टेज को डिटेक्ट कर सकता है उससे भी ज्यादा आ गई, तब वो फेल हो जाएगा, तब हमारे अप्लायंसेस फेल हो जाएंगे। लेकिन इंटरनली बिल्ट इनबिल्ट है, स्टेबलाइजर तो नहीं होंगे। और वो मैम कंडीशन तो कब हाँ बोलो। ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड थोड़ी ना करता है, फिर तो ये कैपेसिटी पे डिपेंड करा ना उसकी, किसकी कैपेसिटी पे? रेजिस्टेंस की कितनी वोल्टेज वाली कैपेसिटी है, जैसे हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो की हमारे, कैपेसिटी को ही तो रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टेंस की कैपेसिटी मतलब वही तो हो गई कि ये कितना रोक सकता है करंट को, उसी को तो कहते हैं। नहीं, जैसे हम कहते हैं कि बल्ब है वो 220 वोल्ट पे काम करेगा, हाँ उसके अंदर टंगस्टन है काम करने के लिए, हाँ टंगस्टन की रेसिस्टिविटी तो बदलेगी नहीं, हाँ चाहे आप इंडिया में यूज करो चाहे अमेरिका में यूज करो, हाँ। लेकिन जो हम इंडिया में बल्ब यूज करते हैं वो 220 वोल्ट पे करते हैं, रेजिस्टेंस देखो, टंगस्टन जो और वायर जो है हम उसमें, अमेरिका में करते हैं वो हम 110 वोल्ट पे करते हैं। हाँ अगर हम अमेरिका में जाके 110 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज देंगे तो बल्ब फूट जाएगा, चल जाएगा, हाँ जल जाएगा। और अगर हम यहाँ पर 220 वोल्ट से ज्यादा करंट देते हैं तो वो टूट जाएगा। बिल्कुल। हाँ तो डिपेंड कैपेसिटी पे कर, रेसिस्टेंस पे थोड़ा कर रहा है, रेसिस्टेंस तो अमेरिका में भी सेम और यहाँ पर भी सेम है, बट यहाँ 220 वोल्ट पे काम कर रहा है और वहाँ 110 पे वोल्ट पे काम कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस हुआ ना। यस। अब तुम टंगस्टन की बात कर रहे हो, तो टंगस्टन को ही क्यों यूज करते हैं एक बल्ब में, ये बताओ। मैम वो तो हीट, हाई रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करता है कि जिससे वो ग्लो कर सके, मतलब हीट को अपने एब्जॉर्ब करे और फिर ग्लो प्रोड्यूस करे, इसलिए हम टंगस्टन को यूज करते हैं। टंगस्टन वायर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक हाँ, है, तो वो मेल्ट नहीं बहुत करेगी हाई टेम्परेचर मेल्टिंग में। पॉइंट होता है, और हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस इसलिए होती है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा जिस वायर में, ठीक है, वो उतनी ही ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा। समझ में आई बात? तो जो टंगस्टन है, टंगस्टन वायर की बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मतलब लो टेम्परेचर पे तो वो मेल्ट भी नहीं होगा, तो वो किस क्वांटिटी तक अपने आप को हीट कर सकता है, ठीक है, उसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस है, और वो हाई रेजिस्टेंस जो हम वोल्टेज पास कर रहे हैं, जो हम करंट दे रहे हैं उसको, वो उसको रोक रहा है, वो फ्लो होने नहीं दे रहा है। और वो जो ऑपोजिशन ऑफ रेजिस्टेंस है, दैट इज क्रिएटिंग हीट एंड दैट इज क्रिएटिंग लाइट। इसलिए जब हीट वहां पर एक्यूमुलेट होती रहती है, हीट एनर्जी,
तो वो जलना शुरू होता है, और तब वो जो उसमें बल्ब में गैस होती है, कौन सी गैस होती है बल्ब में, उसके साथ रिएक्ट करती है, तब हमें एक बल्ब नियॉन जलता हुआ होती है, दिखाई देता है। आर्गन होती है ना? आर्गन या मैम नियॉन में से नाइट्रोजन कोई, या ऑक्सीजन होती नियॉन आर्गन, होती है। आर्गन नहीं होती उसमें गैस? पता नियॉन होती है मेरे को जितना याद है। मतलब कोई नोबल गैस होती है नोबल गैस की होती है, मतलब रिएक्ट ना करे। जो रिएक्ट ना करे, हाँ ठीक है। हाँ। ओके, तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैम यहाँ पर अगर आर्ट, मतलब तुम्हारी और मेरी बात सेम है, ठीक है, बट तुम वर्ड्स पे उलझ गए हो। मैं जो कहना चाह रही हूँ वही तुम कहने का कोशिश कर रहे हो, सेम टू सेम चीज है। अब मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझो, क्या पता वो चीज आपकी क्लियर हो जाए। ये एक सर्किट है R1 और R2, ठीक है, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है I1 और I2 दोनों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब एकदम से वोल्टेज हाई हो गई, ठीक है, वोल्टेज हाई हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, वोल्टेज क्या करती है, करंट को फ्लो कराने की कोशिश करती है। वोल्टेज एक तरह से प्रेशर है ना करंट पे, वोल्टेज इज ए काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द करंट टू फ्लो इट। तो वो प्रेशर यस। डाल रही है, तो करंट क्या करेगा, बहुत ज्यादा जल्दी से फ्लो करने की कोशिश करेगा, और बहुत ज्यादा जल्दी से फ्लो करने की कोशिश में जिधर से उसको रास्ता साफ दिखाई देगा वो उधर से निकल लेगा, दूसरी तरफ दिखेगा ही नहीं कि इधर कोई प्रॉब्लम है, वो उधर जाएगा ही नहीं, जिधर रास्ता साफ है उधर निकल लेगा। और ये रास्ता साफ किधर है, जहां पर R1 की वैल्यू इज कंप्लीटली जीरो, ठीक है। ये इसका मतलब R1 की वैल्यू जीरो हो गई, तो मतलब जो ये रेजिस्टेंस है, जो भी एलिमेंट है, ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा। इसका बिहेवियर ऐसा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि दैट इट टर्न इनटू वायर, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस जीरो हो गया, सारा का सारा करंट इसके इसके थ्रू चला गया, ठीक है। एंड V इज इक्वल टू आई आर होता है, सॉरी आई आर, एंड I इज इक्वल टू V बाई आर। तो R की वैल्यू जीरो हो गई, तो I यहाँ पर इंफिनिटी नहीं हो गया, इस हिसाब से R की वैल्यू जीरो हो गई, तो I इज इक्वल टू इंफिनिटी, बट इट इज नॉट एक्चुअली इंफिनिटी, बट इट इज अप्रोचिंग द लिमिट इंफिनिटी, मतलब बहुत हाई अमाउंट में हो गया है यहाँ पर करंट इस वाली ब्रांच में, दैट्स वाई ये उसको झेल नहीं पाता एंड इट गेट बर्न। मैम मतलब I2 फ्लो तो कर रहा है ना दूसरे R2 में से। I2 कैसे फ्लो करेगा इधर, वो मैंने बताया ना कि उसको जिधर रास्ता साफ दिखाई देगा वो उधर जाएगा, इधर क्यों फ्लो करेगा। जब तुम यहाँ पर आ गए हो, यहाँ पर आ गए हो, जब तुम्हें सामने कोई प्रॉब्लम जिधर दिखाई देगी तुम वहां क्यों जाओगे, तुम्हें जहां पर इजी रहेगा तुम उधर जाओगे ना। जब इधर इसको कोई रोक ही नहीं रहा, इधर जाएगा, बट रोक तो रहा है ना कुछ, कोई ना कोई क्वांटिटी तो है जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा करंट इधर जाएगा। I1 और I2 जो टोटल I करंट है, दैट विल फ्लो थ्रू द R1 इक्वल टू जीरो वायर। थोड़ा सोचना इसके बारे में और सोचना, ठीक है, आ जाएगी ये चीज समझ, क्लियर हो जाएगी। क्लास में पूछूंगा मैं। हाँ ठीक है, तुमने कल भी वो डाउट, वो चार्ज वाला मुझे एक तो सुनाई ढंग से नहीं देता है, वो चीज क्लियर नहीं हुई, वो डाउट नहीं भेजा था तुमने, वो भेजना मुझे। मैम ऐसे टाइप करके नहीं, जब क्लास में आऊंगा तभी पूछूंगा, कॉपी पे ढंग से समझ आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने मैग्नेट भी ले लिया, मैग्नेट वाला भी डाउट पूछ। हो गया वो वाला, नहीं खरीद लिया मैंने मैग्नेट, अब आपको दिखा के पूछूंगा। ठीक है। Connecting a wire across a resistor such that all current passes through the wire, ठीक है, this is the concept of short circuit, ओके, समझ में आ गई ना ये चीज, ये वाली जो करंट की आपको ये प्रॉब्लम है ये हम करते हैं, लेकिन अभी फिनोमिना ये आप समझो मैम कि इससे कोई क्वेश्चन आएगा? क्या इससे कोई क्वेश्चन आता है? इसका क्वेश्चन आ भी हाँ। सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें ऑप्शंस गिवन हो, तो आपको अच्छा लेकिन चलिए। हाँ वो किसी में भी आ सकते, तो आप पढ़ रहे हो एक चैप्टर को, तो उसमें जो चीजें वो सभी पढ़नी चाहिए ना, ओके मैम। पता तो होना ही चाहिए। अब तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो और तुम्हें शॉर्ट सर्किट के बारे में ना पता हो तो ऐसा कैसे चलेगा। स्किप नहीं करना कुछ भी, थोड़ा बहुत नॉलेज सबका होना चाहिए, और फॉर्मूले तो जरूर याद होना चाहिए।
So in this case, whole current I will pass through the wire. Pass through the wire which has zero resistance. So R2 is useless now for the circuit. ठीक है? Voltage on wire does not change. Current will change. Voltage on wire does not change. And current will be infinity in this case. मैम एक और डाउट पूछूं? हाँ मैम अगर एक बैटरी है, हाँ उससे हमने एक सिंगल वायर को कनेक्ट कर दिया, हाँ उसमें कोई भी रेसिस्टर नहीं है, हाँ, करंट फ्लो करेगा? वायर के थ्रू? हाँ, हाँ तो करेगा ना। तो फिर शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट का मतलब है तुम दो किसी रास्ते तुम जा रहे हो, ठीक है, एक तुम्हारा हाईवे का रास्ता है, लेकिन तुम वो छोड़ के कहीं और दूसरे से रास्ते से जा रहे हो। वो ही होता ना कि मैंने शॉर्टकट ले लिया, शॉर्टकट रास्ता ले लिया, तो वो तब होगा जब तुम्हारे पास एक और पाथ है लेकिन तुम उसको छोड़ के जो दूसरा पाथ है उसको फॉलो कर रहे हो। लेकिन तुम तो अभी सिंगल वायर ही लगा रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। वो किस चीज को शॉर्ट करे ये बताओ। मतलब हमेशा सिंगल वो पैरेलल सीरीज में ही शॉर्ट सर्किट होगा? हाँ ऑफ कोर्स, सीरीज में तो क्या होता है कि अगर एक खराब तो करंट ही आगे नहीं जाएगा, है ना। हाँ। एक सीरीज का ये हो गया। और शॉर्ट का मतलब है कि कोई एक दूसरी चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको तुम शॉर्ट मार रहे हो। तो जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगा रहे तो उसको शॉर्ट कैसे बोलेंगे बताओ। मतलब एनर्जी लॉस नहीं कर रहा हो वहां पर अपनी? क्या नहीं कर रहा? मतलब करंट लॉस नहीं कर रहा, एनर्जी लॉस नहीं कर रहा एक तरह से अपनी? हाँ ऑफ कोर्स, वो तो सिंपल है, जैसे हमारे घरों में वायर है वो सिंपल वैसे ही वायर हो गया। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट शॉर्ट सर्किट। आज की क्लास में यही खत्म करती हूँ। ओके, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। और मैं नोट्स आपको ये पीडीएफ ये वाली स्लाइड्स का आज भेज दूंगी, और बाकी जो कल कुछ बचा है वो कंप्लीट करके जो क्लास नोट्स है मेरे जो मैंने कल भेजे थे वैसे ही नोट्स में फिर उसको कल भेजती हूँ। ठीक है मैम, हाँ, आपने जो 3 तारीख के एग्जाम होगा उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे? 50 क्वेश्चन ऑफ व्हाट, फिजिक्स? नहीं मतलब वैसे टोटल, वैसे मतलब जब पहला हुआ था वैसे ही है ना? 15 आएंगे सबके। हाँ 15 वाला है ना? हाँ 15 आएंगे। प्रिपरेशन हो रही है? हाँ कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि उससे मतलब अगर वो क्वेश्चन पेपर तो बन गया होगा ना? हाँ मैंने क्वेश्चंस भी देख लिए होंगे। हाँ, तो मैम उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भेज देना, उसी लेवल के, मतलब सारे क्वेश्चन हो जाए मेरे पेपर में। अच्छा अच्छा बेटा, बड़े स्मार्ट हो तुम। मैम मैं तो उस लेवल के क्वेश्चंस मांग रहा हूँ, वही क्वेश्चंस थोड़ी ना मांग बेटा रहा हूँ। मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने कराया है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दैट पेपर। मैम कराया है वो ठीक है, याद हाँ, हो गया, लेकिन मैं उसके तुम्हें लिए क्वेश्चन एग्जैक्ट करना थोड़े ना बहुत बताऊंगी, जरूरी है। मैं तुम्हें एग्जैक्ट थोड़े ना बताऊंगी कि हाँ फिर वो तो चीटिंग हो जाएगी। लेकिन नहीं मैं मैं कह ये रहा हूँ, बता रही हूँ, पहले मेरी बात सुनो। जितने अभी लास्ट वीक हमने सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स और कैपेसिटेंस के, तो जितने क्वेश्चंस मैंने वो कराए हैं ना वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। अगर वो कॉन्सेप्ट तो सारे वही है ना बेटा, वो क्वेश्चन जो मैंने पीडीएफ भेजी हुई है उनको रिवाइज करो, जो मैंने पहले जो प्रीवियस ईयर भेजे हुए उनको रिवाइज करो, उससे बाहर क्या ही होगा। मैम इतना पहले वाले भी कर लिए। कर लिए ना तो फिर बस कॉन्फिडेंट रहो, कोई मैम दिक्कत तो नहीं। वीएमसी का मॉड्यूल भी रट लिए। वेरी गुड वेरी गुड, बस फिर क्या टेंशन है, फिर तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। रटना नहीं है, समझना है। फिजिक्स को मैम रट के तो रट कहाँ लिया, जाओगे। ऑप्शंस भी रट लिए, सारे ऐसे रट दिए मैम। मतलब ऐसे रट लिया, क्वेश्चन में ये दिख रहा है तो इसका आंसर ये होगा, ऐसे रट लिया तुमने। हाँ ऐसे रट लिए मैम। ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है।